हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के अपने इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोगों ने चालू कर रखा है अपने पेपर सेकंड पेपर के यूनिट को चालू कर रखा है, फर्स्ट यूनिट को। उसमें हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में देखा था मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में। तो आज का अपना नया टॉपिक जो है उसका नाम है भाई मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को हमें पढ़ना है आज, मिस्र की सभ्यता। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले जो है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जगह जो है ना कहाँ स्थित है। मैंने नाम बोला है मिस्र की सभ्यता का, हम मिस्र की सभ्यता को पढ़ेंगे। तो भाई इतना पता होना चाहिए कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र जगह है वो कहाँ पड़ती है। तो मिस्र जो है वो एक प्रकार से जो अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप बोल दो, उसको काला महाद्वीप बोल दो, पिछड़ा हुआ महाद्वीप बोल दो, एक प्रकार से वहां पे जो है ना वो एक अल्प विकसित देशों की श्रेणी वाला महाद्वीप है। वहां से वहां पर जो विकास है ना, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में जो विकास की जो गति है ना, बहुत ही धीमी गति है वो यूरोपीय देशों की तुलना में। तो मिस्र की सभ्यता में हम ये देखते हैं कि मिस्र वर्तमान क्या मतलब हमेशा से ही जो है ना अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी जो जगह पड़ती है ना उधर रहा है। मैं यहाँ बनाती हूँ, थोड़ा सा एक बार के लिए समझ लो। ये थोड़ी सी जगह है, ये है यहाँ पर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे पड़ता है मिस्र। मिस्र जो है ना, मिस्र की राजधानी हमें पता होना चाहिए, मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसके नीचे पड़ता है एक सूडान देश आता है, ठीक है। ये देशों के नाम नहीं पता करने, हमें ये पता करना है कि जो मिस्र है उसके उत्तर में क्या क्या है, मतलब उसका भौगोलिक ढांचा कैसा है, भौगोलिक उसकी स्थितियां कैसी है। जिसके उसके उत्तर में पड़ता है भूमध्य सागर, उत्तर में है भूमध्य सागर, और पूर्व की तरफ पड़ता है लाल सागर, और इधर की तरफ आ जाता है यहाँ पे थार, सॉरी क्या सहारा मरुस्थल आ जाता है। थार तो अपने राजस्थान में, ठीक है, सहारा मरुस्थल आता है, सहारा मरुस्थल। और दक्षिण का अप्रिशिएट कुछ वो नहीं है कि दक्षिण में, बस ये है कि दक्षिण जो वाला क्षेत्र जो है ना, दक्षिणी मिस्र में जंगली वाला क्षेत्र, जंगल ज्यादा है उधर। उत्तर में क्या था, भूमध्य सागर जो है ना, यहाँ पे जैसे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर जो है ना उसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, वहां से विषुवत रेखा गुजरती है। लाल सागर जो है वो मुख्य रूप से उधर मध्य एशियाई देशों को और इन अफ्रीका के देशों को जोड़ते हैं। सहारा मरुस्थल एक प्रकार से विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल ही पड़ता है दक्षिण में। ये थोड़ा सा इनका भौगोलिक ढांचा हो गया मिस्र का। अब हम ये देखते हैं कि जो मिस्र है वो उसको लेके जो है ना इतिहासकारों ने क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो कई इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि जो नील नदी है ना वो मिस्र की सभ्यता के लिए एक उपहार है। किस किसने कहा है वो चीजें देखो। एक इतिहासकार है, उनका नाम है हेरोडोटस। डोडस, इन्होंने पहली बात तो ये जो हेरोडोटस हमें नाम है मिलता है ना, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इतिहास का इनको पिता कहा जाता है। इतिहास के बारे में मुख्य रूप से भारत और फारस के संबंधों के बारे में जो है ना हेरोडोटस ने अपनी किताब है, उनका नाम है हिस्टोरिका नाम की किताब है। तो हिस्टोरिका नाम की किताब में हेरोडोटस ने भारत और फारस जो देश है ना, ये देश मध्य एशिया वाले फारस के देश, इनके संबंधों के बारे में लिखा है उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। 5वीं शताब्दी की बात है ये। हालांकि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया था, परंतु उसने भारत और फारस के संबंधों के बारे में जो है ना वो चीजें लिखी है। अब इनके विचार क्या है, जैसे कि हेरोडोटस ने ये कहा है कि नील नदी जो है ना वो मिस्र के लिए क्या है, एक वरदान है। नील नदी क्या है, नील नदी मिस्र के लिए, मिस्र के लिए क्या है, वरदान है एक। और एक जैसे एक सेवाइन नाम के इतिहासकार और मिलते हैं। सेवाइन नामक इतिहासकार ने ये कहा है कि जो नील नदी है ना वो मिस्र के लिए एक प्रकार से उसकी देन ही है। एक इतिहासकार उनका नाम है सेवाइन। सेवाइन सेवाइन का ये मानना है कि जो मिस्र की सभ्यता है ना वो नील नदी की देन ही है। मैं पूरा सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, मिस्र की सभ्यता
सभ्यता नील नदी की देन है, नील नदी की देन है, ये सेंटेंस है पूरा। और हेरोडोटस ने क्या कहा है कि नील नदी जो है वो मिस्र की सभ्यता का एक उपहार है, मिस्र की सभ्यता एक उपहार है नील नदी के लिए। ये दो विचारधारा इन दोनों इतिहासकारों ने दी है। अब हम देखते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता है उसका जैसे कि खोज जो है ना, मिस्र की सभ्यता की खोज कब होती है। तो भाई ये बात है नेपोलियन बोनापार्ट के समय की बात है। ये मिस्र सभ्यता, मिस्र की सभ्यता की खोज, मिस्र की सभ्यता की खोज। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट जब अपने विजय अभियान की गति को आगे बढ़ाता है, अपने यूरोपीय देशों को, मध्य एशियाई देशों को अपने कंट्रोल में लेता हुआ चला जाता है, नियंत्रणवादी नीति को अपनाता है, विस्तारवादी नीति को अपनाता है ना। तो जब वो एक प्रकार से मिस्र अभियान करता है ना, मिस्र विजय का अभियान करता है, तब उनके सैनिकों को एक शिलापट मिलता है। और ये बात है 1798 की, ठीक है। फिर बाद में शिलापट को पढ़ा जाता है, मैंने दोबारा रिपीट कर दी थी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता की खोज हमें देखनी है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सबने सुना होगा, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, अगर एक क्वेश्चन ये आता है जीके में कि भारत का नेपोलियन बोनापार्ट किसे कहा जाता है, तो एक प्राचीन भारत का एक राजा हुआ था, गुप्त वंशीय राजा था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। आप सेकेंड ईयर में ये चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है ना, उसको भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट? नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा राजा था जिसने भाई जिस जगह पर अपना घोड़ा और अपने कदम रख दिए थे ना, तो उस जगह को उसने जीत लिया था। उस इतनी तीव्र गति से उसने अपनी विजय अभियान को आगे बढ़ाया था कि उसकी तुलना में उस तत्कालीन समय में कोई जो है ना ऐसा सैनिक, ऐसा राजा नहीं हुआ था। तो इसी कारण नेपोलियन बोनापार्ट का जो विजय अभियान आगे बढ़ता है, उस विजय अभियान के दौरान उनको एक रोजेटा नामक एक जगह होती है, मिस्र के पास ही है, वो नील नदी के किनारे पर एक रोजेटा जगह पड़ती है, वहां पे एक शिलापट मिला था उनको, शिलालेख मिला था। और उस शिलालेख को बाद में पढ़ा गया था, 1818 की बात है ये। और जिस व्यक्ति ने पढ़ा था उस व्यक्ति का नाम था यहाँ पे समपुल्यो। नेपोलियन जब मिस्र विजय अभियान को कर रहा है, मतलब मिस्र को उसने जीत लिया है। बाद में क्या होता है, नील नदी के किनारे जब सेना रुकती है, नील नदी के किनारे की जगह है रोजीटा, रोजीटा। तो भाई रोजीटा में एक शिलालेख मिलता है, रोजीटा में क्या है, शिलालेख मिलता है। और ये बात है 1798 की है भाई, 1798 की ये बात है। 1798 में क्या होता है ना कि नेपोलियन बोनापार्ट, 1798 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट जब अपनी विजय अभियान को दौड़ाता है मिस्र की तरफ, तो बाद में उनके सैनिकों को एक शिलालेख मिला है। और उस शिलालेख में जो है ना मिस्र की सभ्यता के बारे में है। अब ये कौन पता लगेगा, ये पता चलेगा 1818 में, बहुत समय बाद में। 1818 में से क्या होगा, 1818 में एक व्यक्ति है, उसका नाम था समपोल्यो, फ्रांसीसी था ये, समपोल्यो फ्रांसीसी विद्वान था ये। इसने जो है ना प्राप्त शिलालेख को पढ़ा था 1818 में, और मिस्र की सभ्यता के प्रादुर्भाव के बारे में बताया था। कहने का मतलब उसको मिस्र की सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है कि मिस्र की सभ्यता का पता किसने लगाया था, मिस्र की सभ्यता खोज किसने की थी, इसी ने की थी। बाद में जैसे हार्वर्ड कार्टर नाम का एक विद्वान और था, उसने भी मिस्र की सभ्यता को प्रकाश में लाया था, वो बात की बात है। परंतु यहाँ से जो है ना मिस्र की सभ्यता का हमें पता चलता है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि मिस्र की सभ्यता जो है उसकी विशेषता क्या है, उसकी राजनीतिक, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक विशेषताएं। इससे पहले हम देखेंगे उसका राजनीतिक ढांचा क्या था, मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक ढांचा, सभ्यता उसका राजनीतिक मतलब राजनीतिक विशेषताएं, उसकी राजनीतिक ढांचा बोल दो, विशेषता बोल दो, ठीक है। यहाँ पे देखो मुख्य रूप से जो मिस्र की सभ्यता है ना उसका समय चालू होता है 3400 ईसा पूर्व से चालू होता है, ठीक है। तो भाई 3400 ईसा पूर्व
मतलब अगर हम टोटल कहें कि इस सभ्यता के दौरान इन मिस्र में कितने राजाओं ने राज्य किया था, तो टोटल हमें संख्या मिलती है 31 राजवंशों ने यहाँ पर जो है ना शासन किया था। 31 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया था मिस्र में। और बात ये है कि जैसे समय जो है 3400 ईसा पूर्व का है। फिर हम इस राजनीतिक स्थिति को हम इस प्रकार से समझते हैं कि यहाँ पर 3 भागों में मिस्र की सभ्यता को बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो, जैसे कि देखो, एक है पिरामिड का युग। 3 युगों में मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक ढांचा हम पढ़ते हैं। पिरामिड युग, पिरामिड युग। और पिरामिड युग का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2160 ईसा पूर्व तक का समय इसका था। इसका पिरामिड युग का माना जाता है। तो जो पिरामिड युग था ना, ये समय में टोटल 31 हमने 31 राजवंशों को देखा। 31 राजवंश मिस्र में राज करते, शासन करते, ठीक है ना। परंतु हमें सबसे पहले जिस राजा का नाम पता चले वो एक नाम था मैनेज नाम का कोई राजा था, ठीक है। सीधा राजा तो नहीं बने, कोई व्यक्ति था सामान्य। मैनेज नाम का एक व्यक्ति था। उसने जो है ना राजतंत्रात्मक संचालन, मतलब राजनीतिक जो है स्थिति जो स्थापित की थी मिस्र में। मैनेज नामक एक व्यक्ति ने राजतंत्रात्मक जो गतिविधियां चालू की थी ना मिस्र में, वो मैनेज ने की थी, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, मैनेज का पतन हो जाता है। उसके बाद में पिरामिड युग चालू होता है ना। पिरामिड युग के दौरान टोटल 4 राजवंश जो थे ना वो मिस्र में अपना राज्य चलाते हैं। हमें यहाँ पे राजवंशों को, राजाओं को नहीं देखना है, हमें तत्कालीन समय को देखना है कि समय कैसा रहा था, वहां पे हालात कैसे रहे थे, सभ्यता के बारे में हम ये चीज पढ़नी है, ठीक है। तो पिरामिड युग का मतलब ये था कि यहाँ पर जो भी राजा रहे थे ना उनके पिरामिड बनाए गए थे। विशाल काय पिरामिड बनाए गए थे, हर राजा के मतलब बहुत ज्यादा संख्या में पिरामिड बनाए गए थे इस समय के दौरान। और यहाँ की जो जनता थी ना, इस समय की जनता, मिस्र की जनता, वो राजा को एक देवी शक्ति के रूप में मानती थी। राजा की वो एक प्रकार से पूजा करती थी। सम्मान तो हर कोई करता है राजा का, मान सम्मान रखना हुए, मतलब तो ये देवता की तरह उनको पूजती थी राजा को मिस्र की जनता पिरामिड युग के दौरान, ठीक है। सेकंड युग आता है इनका, सेकंड स्टेज आता है इनका, वो है सामंतवादी। सामंतवादी स्टेज, सामंतवादी युग। और ये जो समय है वो यहाँ से चालू होगा 2160 से 2160 ईसा पूर्व से लेके 1580 ईसा पूर्व तक का समय। 1580 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है, वो किसका समय माना जाता है, सामंतवादी युग का समय माना जाता है। सामंतवादी युग, इस शब्द के अंदर इसका अर्थ छुपा हुआ है कि निसंदेह जो है ना यहाँ पे राजा वाजा कुछ नहीं हुए बढ़ेंगे भाई, ठीक है। सामंतों का समय था ये। सामंतों के अधिकार में जो है ना, सामंत जो था ना, एक सामंत एक पद होता है, ठीक है, उसके अधिकार में सारी सत्ता थी। शासन, संचालन, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, हर प्रकार की जो व्यवस्था थी ना, सबकी भागदौड़ किसके हाथ में थी, सामंतों के हाथ में थी। अब वो जैसे चाहे वैसे जो है ना प्रजा को अपने कंट्रोल में कर सकते थे, करते भी थे। तो एक प्रकार से शासन व्यवस्था की पूरी पकड़ जो है ना सामंतों ने अपने हाथ में ले ली थी। और उन्होंने क्या किया था ना कि मिस्र को अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में बांट लिया था। और अलग अलग वहाँ के सामंत जो है ना बन गए थे। मिस्र का यहाँ पे बंटवारा हो जाता है सामंतवादी युग के दौरान। सामंतों ने मिस्र को अलग अलग प्रांत में बांट लिया और वहाँ पे अपना राज्य जो है ना चलाने लग गए थे। ये बात हुई थी। फिर भाई बात ये है कि एक निरंकुश शासन जो होता है ना, एक अत्याचारी शासन जो होता है ना, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। तो यहाँ पर जो है ना इस मतलब सामंतों के बाद में क्या होता है ना, जैसे चलो ठीक है, उन्होंने क्या किया, सामंतों ने अपनी अपनी जगह निश्चित कर ली, अपने अपने प्रांत बना लिए, ठीक है। परंतु क्या होता है ना कि बाद में इनके स्वार्थ जो है ना, निजी स्वार्थ, वो टकराने लग जाते हैं। जैसे कि किसी बाउंड्री पर एक सामंत है, दूसरी बाउंड्री पर दूसरा सामंत है, तो उनके स्वार्थ टकराएंगे। बाद में ये जो स्थिति होती है ना, ये यहाँ पर असंतोष पैदा हो जाता है, वैचारिक मतभेद आ जाता है, असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अराजकता आने लग जाती है, अराजकता आ जाती है प्रशासन में। और इस स्थिति का जो फायदा है ना, वो बाहर की शक्ति उठाती है। फिर बाद में क्या होता है ना कि भाई एक बाहर का व्यक्ति यहाँ पर कब्जा कर लेता है। उसका नाम था हिक्सोस नाम का एक व्यक्ति था। हिक्सोस, मैंने ये बताया है कि मिस्र में सामंतवादी युग के दौरान सामंतों ने क्या किया था ना, मिस्र का बंटवारा कर लिया था और अपने अपने प्रांत बनाकर जो है ना वो सामंत राज्य चलाने लग गए थे। परंतु क्या था ना कि एक समय के बाद में असंतोष पैदा हो गया था, जनता उनसे रुष्ट हो गई थी।
जनता तो क्या रुष्ट हो गई थी, मतलब बात यही थी कि उनकी कमजोरी का फायदा उठाया था बाहर की शक्ति ने, भारी एक आक्रांता था विदेश का, तो वो था इक्सोस नाम का, उसने फिर इस चीज का फायदा उठाया था। उसने क्या किया ना, उन प्रांतों पर धीरे धीरे विजय कर ली थी इक्सोस ने, और सारे प्रांतों को फिर क्या किया, अपने मतलब सारे प्रांतों को नहीं कह सकते, परंतु ये था कि थोड़ा बहुत इन्होंने इन राजाओं को हरा दिया था इक्सोस ने। परंतु बात वही थी ना, जो असंतोष पहले से व्याप्त था ना, उसको असंतोष को और बढ़ा दिया था। जो अराजकता अन्याय जो फैला हुआ था ना मिस्र में, उसको और ही बढ़ा दिया था हिक्सोस ने। इससे फिर जनता रुष्ट हो गई थी। पहले क्या था, सामंत थे, सामंत आपस आपस में लड़ रहे हैं, उनके विचार नहीं मिल रहे, जनता का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। परंतु जब हिक्सोस आता है ना, हिक्सोस जब मिस्र के ऊपर अधिकार कर लेता है, इन प्रांतों पर अधिकार कर लेता है ना, तो हिक्सोस की नीतियों के कारण जनता प्रभावित होगी। अब जनता जो है ना, उनके अत्याचारों से, उनकी शोषण से परेशान होगी, और अब जनता जो है ना हिक्सोस के खिलाफ क्या करेगी, विद्रोह करेगी। यहाँ पे ये बात होती है। हिक्सोस के अत्याचारों से परेशान होकर मिस्र वासियों ने जो है ना इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और इनको यहाँ से खदेड़ दिया था, बाहर भगा दिया था। ये बात थी। फिर तीसरा जो समय चालू होता है, वो चालू होता है यहाँ पे साम्राज्यवादी का समय, साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी युग। साम्राज्यवादी युग जो होता है वो 1580 से लेके 650 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व का समय। ये साम्राज्यवादी युग का समय क्या है, 1580 से लेके 650 ईस्वी पूर्व तक का समय साम्राज्यवादी युग का समय माना जाता है। तो यहाँ पर बात हमें याद रखने जाने वाली ये है कि साम्राज्यवादी युग है ना, उसके समय में क्या होता है कि बहुमुखी विकास होता है, बहुमुखी बहुत ज्यादा विकास होता है। यहाँ पे एक राजा है, उसका नाम है थटमोस प्रथम, एक राजा है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, थटमोस प्रथम, वो क्या करेगा भाई, काफी कला और वास्तुकला का निर्माण करवाएगा, और वो जो है ना अपनी राजधानी बदल लेगा। एक राजा है साम्राज्यवादी युग के दौरान, उसका नाम है थटमोस, थटमोस प्रथम। थटमोस प्रथम ने क्या किया, काफी बहुमुखी विकास किया था मिस्र का, और इसने जो राजधानी बनाई थी ना मिस्र की, वो बनाई थी थिबस, तिब्बत, तिब्बत नाम की, ठीक है। एक और राजा का नाम मिलता है रेमेजिस द्वितीय नाम का कोई राजा था। उसके समय में क्या होता है ना, बाद में वही अशांति व्याप्त हो जाती है, जनता जो है ना उनसे मतलब थोड़ा बहुत वो जो है ना एक अंतिम, एक रेमेजिस द्वितीय जो राजा था ना, वो अंतिम मिस्र का ऐसा राजा होता है जो कि अच्छा होता है, उनकी नीतियां जो है ना जनता को प्रभावित करती है। बाद में फिर थोड़ा सा अराजकता वाली स्थिति वापस उत्पन्न हो जाती है। ये बात थी, ऐसा कोई राजा बाद में फिर गद्दी पे नहीं बैठता जो कि अच्छे काम करता हो। तो ये राजनीतिक ढांचा हमने देखा था मिस्र की सभ्यता का। कल की क्लास में हम मिस्र की बाकी की जो विशेषताएं ना, सामाजिक है, आर्थिक जो चीजें हैं ना, वो चीजें मिस्र की सभ्यता को हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।